नमस्कार मित्रों, मैं आर के पंकज आपके और हमारे इस YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग सेंटर आर के पंकज के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात नर जनन अंग का जो लास्ट वीडियो सेगमेंट होता है वह मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपके बीच पेनिस और इसके अतिरिक्त कुछ एसेसरी ग्लैंड जैसे सेमिनल वेसिकल्स अर्थात शुक्राशय, कॉपर ग्लैंड अथवा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एवं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बतलाऊंगा। साथ ही साथ सीमेन अर्थात प्रिय क्या होता है, उसके संघटक क्या होते हैं, वह क्या महत्व रखता है, इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आज आपको नर जनन अंग का जो ये वीडियो दिया जा रहा है लिखित रूप में, वर्बल फॉर्म में, अगले क्लास में मैं आपके बीच डायग्रामेटिक रूप में अर्थात चित्र के माध्यम से जिन विषयों को मैंने आपको समझाया, जिन पॉइंट्स को मैंने आपको लिखित रूप में बतलाया, उनको मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। और साथ ही साथ अगले वीडियो में मनुष्य जो है वह नर जनन अंग के माध्यम से किस प्रकार से जनन की क्रिया में अपनी भूमिका निभाता है, कहां तक उसका कंट्रीब्यूशन जनन के कार्य में रहता है, इस पर मैं आपको चर्चा अगले वीडियो में करूंगा। तो मित्रों, आज के क्लास को आप लोग समझेंगे और अगले वीडियो के आने का इंतजार करेंगे। आज मैंने आपके बीच 8 पॉइंट के रूप में लिखा है पेनिस, जिसे हम लोग शिश्न या लिंग कहते हैं। इसमें मैंने पहला स्टार के तहत यह आपको बतलाया कि यह मेल इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन अर्थात नर संकुचनशील मैथुन अंग है जो वृषण कोश के आगे लटका रहता है। मनुष्य का जो पेनिस होता है, मनुष्य में जो नर अंग होते हैं उसमें पेनिस अर्थात लिंग बड़ा और छोटा होने की क्षमता रखता है। जब उसमें उत्तेजना आ जाती है तो वह कुछ लंबा हो जाता है, जब उसमें उत्तेजना नहीं रहती है वह शिथिल फॉर्म में कुछ छोटे आकार में मौजूद रहता है। अर्थात मनुष्य का जो पेनिस होता है वह संकुचनशील होता है। साथ ही साथ मनुष्य का पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन अर्थात संगम के अंग का काम करता है, मैथुन के अंग का काम करता है, क्योंकि पेनिस ही वह अंग है जो फीमेल बॉडी के वेजाइना में प्रवेश करता है और पेनिस से ही सीमेन अर्थात स्पर्म जो है इजेकुलेट होते हैं, रसखलित होते हैं। साथ ही साथ मनुष्य और अधिकांश जितने जीव हैं उन सभी में पेनिस आगे रहता है और उसके पीछे पाउच, और पाउच जिसे कि हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, और स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस अर्थात वृषण होता है वह पीछे लटका रहता है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य हो गया कि लिंग आगे रहता है लेकिन वृषण कोश और वृषण उसके जस्ट पीछे होते हैं। लेकिन कंगारू एक ऐसा जीव है जिसमें थैली पाया जाता है, जो अपने बच्चे को थैली में रखता है। इस थैली को हम लोग मार्सुपियम कहते हैं और इस कंगारू जीव में स्क्रोटम अर्थात वृषण कोश और उसके अंदर टेस्टिस अर्थात वृषण वह आगे होता है और पेनिस पीछे होता है।
मेरे कहने का तात्पर्य है कि कंगारू एक ऐसा जंतु है जिसमें लिंग पीछे होता है और वृषण कोश एवं वृषण आगे होते हैं। लेकिन दूसरे जीव में जस्ट इसके अपोजिट होता है। जैसे कि मनुष्य, उसमें लिंग आगे होते हैं और वृषण कोश पीछे होता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है, इसे यूरिन गुजरता है। यूरिन मतलब मूत्र। अगले पॉइंट है, इसके संवेदनशील शीर्ष भाग को शिश्न मुंड कहते हैं। पेनिस का जो अगला हिस्सा रहता है उस अगले हिस्से को शिश्न मुंड या ग्लांस के नाम से जाना जाता है और यह एक आकुंचनशील ढीले त्वचा से ढका हुआ रहता है। इस त्वचा को अग्र त्वचा भी हम लोग कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको फोर स्किन या प्रीपेउसी या प्रीप्योटियम के नाम से जाना जाता है। यहूदी और मुस्लिम समुदाय में ऐसा देखा जाता है कि उसमें कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिस प्रथा के अंतर्गत बच्चे जो रहते हैं, नर बच्चे जो रहते हैं, उनको बाल्यकाल में ही उनके पेनिस के अग्र त्वचा को अर्थात फोर स्किन को काट कर हटा दिया जाता है, जिसे हम लोग खतना करना या सुन्नत के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल टर्म में इसे सर्कमसीशन कहा जाता है। सर्कमसीशन कहा जाता है। ऐसा देखा गया है कि जिन परिवारों में, जिस समुदाय में सर्कमसीशन होता है, उस समुदाय में जो सेक्स लिंकेड डिजीज होते हैं, जो कि आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अर्थात एसटीडी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपको बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी जो आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसे कि हम लोग एड्स कहते हैं, वह कम देखा जाता है। सर्वे बतलाता है कि जो लोग खतना करते हैं, सुन्नत करते हैं, सर्कमसीशन कहते हैं, उन लोगों में एड्स होने की संभावना दूसरे अन्य समुदाय की अपेक्षा कम होती है। फोर स्किन से श्वेत सिवेसियस दुर्गंध युक्त पदार्थ निकलता है जिसे स्मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पेनिस का सघन संयोजी उत्तक ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाता है और ग्लांस के चारों ओर सिवेसियस ग्रंथि रहती है, जिसको कि हम लोग टायसन की ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगला नंबर मैंने 9वां नंबर लिखा है, सेमिनल वेसिकल्स। यह एक एसेसरी ग्लैंड है, सहायक ग्रंथि है, जिसे शुक्राशय के नाम से जाना जाता है, जो संख्या में 2 होती है। लोबुलेटेड अर्थात लोब्यूल्स के जैसा, पाली के जैसा, एलोंगेटेड अर्थात लंबा, मस्कुलर अर्थात पेशीय, ग्लैंडुलर अर्थात ग्रंथि के जैसी रचना होती है, जो 5 सेंटीमीटर लंबा कोष के रूप में रहता है, जो मूत्राशय और मलाशय, मूत्राशय का मतलब यूरिनरी ब्लडर और मलाशय अर्थात रेक्टम के बीच में मौजूद रहता है। और इस सेमिनल वेसिकल्स में शुक्रिय तरल पदार्थ, जिसे सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, वह भरा हुआ रहता है। शुक्राशय से निकलने वाली नलिकाएं अपनी ओर के शुक्रवाहकों अर्थात वासा डिफेंसिया से संलयन करके रसखलन नलिका इजेकुलेटरी डक्ट बनाती है। और लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, शुक्र अर्थात प्रिय के प्रथम रसखलन को स्पर्मैकी कहते हैं। अर्थात मनुष्य मेल जब मैच्योर हो जाता है, जब उसमें प्यूबर्टी आ जाती है, जब उसमें एडोलसेंस अवस्था शुरुआत हो जाता है, तो उस अवस्था के शुरुआत के बाद पहली बार जीवन में जब पुरुषों के शरीर से स्पर्म युक्त सीमेन निकलता है, तो उस क्रिया को हम लोग स्पर्मैकी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पुरुषों में पहला बार निकलने को
स्पर्मैकी कहते हैं। उसी प्रकार से स्त्रियों में जब हम आपको पढ़ाएंगे फीमेल बॉडी में कि पहली बार एमसी जब होता है और अंतिम बार जो 45-50 वर्ष की उम्र में जो एमसी होता है, जिसको कि मिनार्की, शुरुआत में जो होने वाला एमसी है उसको मिनार्की कहते हैं और अंतिम बार होने वाले एमसी को मीनोपॉज कहते हैं, वह मैं आपको बताऊंगा। इसे आप लोग उतारें और इसके मित्रों, यहां मैंने सेमिनल वेसिकल्स के बाद दो अन्य सहायक ग्रंथियों के बारे में लिखा है। 10वां पॉइंट के रूप में प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा। यह गोल्फ के गेंद के साइज का बड़ा भूरा बादामी पिरामिड के आकार का 4 सेंटीमीटर चौड़ा 3 सेंटीमीटर ऊंचा एक सहायक ग्रंथि है। इसकी संख्या 1 होती है। इससे जलीय दूधिया हल्का क्षारीय पदार्थ निकलता है जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट, साइट्रेट, बाइकार्बोनेट एवं फाइब्रोलाइसिन रहता है। प्रोस्टेट सेक्रेशन ब्रिय का 20 से 30% भाग बनाता है। इसकी क्षारीयता वासा डिफरेंसिया और फीमेल के वेजाइना अर्थात योनि द्वारा स्रावित पदार्थों की अम्लीयता को उदासीन कर देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो पदार्थ निकलते हैं वह पदार्थ चूंकि सीमेन अर्थात ब्रिय के साथ मिल जाता है, जब वह ब्रिय स्पर्म के साथ फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करता है तो इंजेक्ट करने का जो मार्ग होता है वेजाइना, वहां पर जो अम्लीयता पाई जाती है उस अम्लीयता को ये समाप्त कर देता है, उसे उदासीन बना देता है। इसका स्राव शुक्राणुओं को सक्रिय गतिशील बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल देने से स्टेरिलिटी अर्थात जनन की अक्षमता आ जाती है। उम्र बढ़ जाने पर बुढ़ापे में यह ग्रंथि कुछ बड़ी हो जाती है और इस ग्रंथि के पास से ही मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा जो है वो गुजरते हैं, जिसके कारण से जो है जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो वह बढ़ा हुआ हिस्सा यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग पर जो है प्रेशर दबाव डालता है, जिससे मूत्र मार्ग का रास्ता जो है वह सकरा हो जाता है। इस कारण से बुढ़ापे में जब व्यक्ति मूत्र त्याग करने के लिए जाता है तो उसे पूर्णतः मुक्त रूप से यानी फ्री रूप से मुक्त प्रॉपर्ली जो है डिस्चार्ज हुआ नहीं कर पाता। मूत्र थोड़ा डिस्चार्ज होता है, फिर नहीं हो पाता, फिर वह वापस आता है, कुछ देर के बाद फिर उससे मूत्र लग जाता है, यूरिन डिस्चार्ज करने की इच्छा होती है। इस प्रकार से बार बार वह जो है यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए जाता है। साथ ही साथ उसके कपड़े भी गंदे होने की संभावना रहती है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कॉपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक जोड़ी मटर के बीज जैसी पीली 1 सेंटीमीटर व्यास वाली सहायक ग्रंथि है। इसका भी संख्या 2 होता है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि से 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे होता है। यह ग्रंथि मूत्र मार्ग में खुलता है। इनके स्रावन में म्यूकस अर्थात श्लेष्म की प्रधानता होती है जो मूत्र जनन मार्ग को चिकना बनाता है। म्यूकस एक चिकना पदार्थ होता है, लुब्रिकेंट पदार्थ होता है, जो आगे जब वो प्रवेश करता है फीमेल बॉडी में तो वहां पर जो है उसको प्रवेश करने के दौरान या फिर कैपुलेशन के दौरान जो रास्ता होता है उसको ये चिकना बना देता है। साथ ही मूत्र की अम्लता को मूत्र जनन मार्ग जो है हटाने में मदद करता है। ये आपको हो गए। इसके बाद मैं आपको मित्रों नर जनन अंग और उसके सहायक ग्रंथियों के बाद मैं आपको सीमेन के बारे में बताने जा रहा हूं। सीमेन दूधिया म्यूकस युक्त चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ है। म्यूकस को हम लोग श्लेष्म भी कहते हैं, जो सेक्स की तीव्र उत्तेजना और मैथुन के दौरान स्रावित होता है। यह क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान लगभग 7.3 से 7.5 होता है। एक बार जब सीमेन निकलता है तो उस सीमेन में उसकी मात्रा 3 से 4 मिलीलीटर होती है और 3 से 4 मिलीलीटर सीमेन अर्थात शुक्र में लगभग 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं,
मेरे कहने का तात्पर्य है कि 1 ml सीमेन में, प्रति ml सीमेन में 80 से 100 मिलियन स्पर्म होता है। सीमेन में स्पर्म के अलावा अधिवृषण और शुक्र वाहक एपिडायडाइमस एवं वासा डिफरेंशिया से स्रावित पदार्थ 5% से कम होता है। शुक्रिय तरल पदार्थ 60% होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित पदार्थ 20 से 30% होता है। कॉपर और श्लेष्मी पदार्थ 5% से कम होते हैं। गाढ़ा, फिसलनदार, क्षारीय, प्रोटीन युक्त शुक्रिय तरल पदार्थ जिसकी मात्रा 60% होती है, उसमें फाइब्रिनोजेन रहता है। फाइब्रिनोजेन का काम है कि जब कपुलेशन की क्रिया होती है तो शुक्र जब अंदर फीमेल बॉडी में प्रवेश करता है और वह ओवम के साथ जब मिलता है तो रक्त के एक स्कंदन के रूप में, थक्का के रूप में वह मिलने का काम करता है ताकि वह एम्ब्रियो का निर्माण कर सके। फ्रुक्टोज का काम होता है कि यह शुक्राणु को पोषण देता है, उसको गतिशीलता प्रदान करता है। अब प्रोस्टाग्लैंडियंस का काम होता है कि यह जो है आपको फीमेल और मेल के बीच में जब मैथुन की क्रिया, संगम की क्रिया होती है तो उस समय फीमेल को ये उत्तेजित करता है। ये सारे इसके कार्य हो गए। अगले वीडियो में मैं आपको नर जनन अंग के जो प्रोसेस होते हैं जनन की क्रिया में, किस प्रकार से वो जनन का कार्य करता है, उसको मैं आपको लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।